हो गया था। तत्सम शब्द पढ़ रहे थे शायद, तत्सम शब्दों की पहचान पढ़ रहे थे ना। ठीक, चलिए। तो कल की क्लास में मैं आपको बता रहा था तत्सम शब्दों के पहचान के बारे में, है ना, जिससे कि आप क्वेश्चन में विकल्प काट सके। तो सबसे पहली पहचान हमने बताई कि अगर किसी शब्द में ये संयुक्त व्यंजन आपको दिखाई पड़ते हैं तो समझ जाना वो शब्द क्या है, तत्सम है। ठीक है। जैसे, और एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इन वर्णों से शब्द प्रारंभ होगा, ये उस स्थिति के बारे में है, नहीं। अगर कोई शब्द इन वर्णों में, मतलब ये जो वर्ण है ये शब्द में कहीं पर भी दिखाई पड़े, चाहे वो शब्द के शुरुआत में दिखाई पड़े, बीच में दिखे पड़े या अंत में दिखाई पड़े, कहीं पर भी यदि ये वर्ण दिखाई पड़ते हैं तो वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे तत्सम, जैसे शब्द लिखा है मान लीजिए क्षत्रिय, या शब्द लिखा है क्षात्र, ऐसा, या इसी प्रकार लिखा है रक्षक, या लिखा हुआ है तक्षक, या लिखा है रक्षा, या लिखा है वृक्ष। तो सब में देखिए आप, शुरुआत में है, मध्य में है, अंत में है, कहीं पर भी हो, संरक्षण कहीं पर भी हो। उसी प्रकार त्रा, जैसे शब्द है त्रिशूल या त्र्यंबक, शब्द लिखा है चित्रक, पत्रक, या अंत में हो जैसे सूत्र, पत्र, विचित्र, सब के सब क्या है, तत्सम है। ज्ञा का प्रयोग शब्द में कहीं पर भी हो, जैसे शुरुआत में ज्ञान, ज्ञानी, तत्सम, बीच में हो विज्ञान, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति, अज्ञान, अंत में हो जैसे अज्ञ, विज्ञ, यज्ञ, सब तत्सम। श्र का प्रयोग शुरुआत में हो जैसे श्रम, श्रमिक, श्रीमान, श्रीमती, मध्य में हो जैसे परिश्रम, प्रश्रम, आश्रम, अंत में हो जैसे मिश्र। सब के सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। कहीं पर भी हो ये वर्ण, शब्द में कहीं पर भी ये वर्ण हमको दिखाई पड़े तो वो शब्द तत्सम ही होंगे। ठीक। दूसरी पहचान मैंने आपको बताई कि अगर किसी शब्द में अंगा, इया, णा, ना या मा हो आधा, या इनके बदले आपने शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया हो तो उस स्थिति में भी वो शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। जैसे शब्द आप प्रयोग करते हैं संकल्प, या शब्द प्रयोग करते हैं कंगन, शब्द प्रयोग करते हैं आप, शब्द प्रयोग करते हैं पंचम, या शब्द प्रयोग करते हैं संचय, संजय, ऐसे शब्द, संचालन, शब्द प्रयोग करते हैं आप कंटक, या प्रयोग करते हैं ऐसा दंड, इसका प्रयोग किया आपने। ना का प्रयोग जैसे संधि, संतान, मां के रूप में आप प्रयोग करते हैं जैसे संभावना। ये सब के सब तत्सम शब्दों के प्रकार है या तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको नियम बताया था। अब यहीं से एक चीज और क्वेश्चन निकल करके आता है, इसी जगह से क्या क्वेश्चन निकल करके आएगा, आपको शब्द देगा, ऐसा आपको शब्द दे देगा कि संचालन शब्द में प्रयुक्त अनुस्वार प्रतिनिधित्व करता है।
प्रतिनिधित्व करता है। अब विकल्प देगा यहां पर ए अम का, विकल्प बी न का, विकल्प सी मां का, और विकल्प डी दे देगा आपको इया का। क्या हो जाएगा आंसर? ना कि इया? ना, उच्चारण करो। संचालन, तो अन के जैसा उच्चारण हो रहा है, मतलब ना आएगा आंसर। नहीं सर, आंसर इया है। क्यों है? देखो, एक रूल है, एक नियम है हिंदी में या संस्कृत में। नियम ये बोलता है कि जहां पर भी अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो, ये देखो, जहां भी अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो, ये अनुस्वार देखोगे। ठीक है? कंकण, आप कंकण को ऐसा ही देखते संस्कृत में, ऐसा। हाँ यही तो है, तो पंचमाक्षर यार, पांचवा वर्ण अपने वर्ग का। ठीक है? पंचम आप ऐसा लिखा हुआ देखे होंगे, देखे हो कि नहीं? हाँ, क्यों है सर ऐसा? क्योंकि अम की मात्रा किसके बदले? च वर्ग के पंचम, यानी इया के बदले आया है। वैसे ही संचय, संचय असल में ये है संचय, संजय, संजय लिखा हुआ ऐसा। ठीक है? और ये तो देखे ही होंगे, गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, आप देख लेना, आपको दिखाता हूं। हिंदी, ये देखो, दिख रहा है अपने को संजय? दिख रहा है? सा के साथ क्या लगा है? इया है, इया है, फिर जा है। ठीक है? इसी अध्याय में और आगे बढ़ते जाओगे तो आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, मतलब पूरा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि हाँ सर ये होता है ऐसा। ठीक है? वैसे ही कंटक है, तो अम की मात्रा किसके बदले आया? किसके बदले आएगा अम की मात्रा? णा के बराबर आएगा। णा के बदले आया ना। अरे ट वर्ग का पंचम क्या होता है? णा। वैसे ही दंड, ड किस वर्ग में है? ट वर्ग में, ट ठ ड। तो ड जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम वर्ण, यानी णा। इसीलिए दंड ऐसा लिखा हुआ भी देखे हो और दंड ऐसा लिखा हुआ भी देखे होगे। देखे हो? जैसे आप एक उदाहरण ऐसा, कंठ ऐसा लिखा हुआ भी देखते हो और कंठ ऐसा लिखा हुआ भी देखते हो। देखते हो कि नहीं? देखे हो ना? हाँ, तो ये क्या है सर? ये अम की मात्रा किसके बदले आया है? णा के बदले आया हुआ है। वैसे ही संधि ऐसा लिखा हुआ भी देखे हो और लिखा हुआ भी देखते हो। देखते हो कि नहीं? संतान, संभावना, ये न के बदले आया है और यहां पर मां के बदले आया है। ठीक है? संपत्ति ऐसा, संपत्ति ऐसा लिखा भी देखोगे और संपत्ति ऐसा लिखा हुआ भी देखते हो। देखते हो? हाँ, तो इसका सीधा सा मतलब है सर कि ये जो अनुस्वार आया है ये ठीक बाद वाले वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण के बदले आया है। ठीक है? और कहीं पर भी अगर इनमें से कोई भी वर्ण आधा दिखाई पड़े या उसके बदले अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो तो उस स्थिति में वहां पर वो शब्द कैसा होता है? तत्सम होता है। ओके? ये जितने शब्द आप देख रहे हो ना, सब के सब तत्सम शब्द हैं। ओके? चलो अगला, तीसरा। तीसरा आपने कहा कि यदि किसी शब्द में री का प्रयोग हो, यदि किसी शब्द में री का प्रयोग हो तो वो शब्द तत्सम होता है। अब री का प्रयोग हमारे यहां हिंदी में दो रूपों में मिलता है। कौन कौन से दो रूपों में मिलेगा सर? एक आपको देखने को मिलता है ये वर्ण के रूप में, एक आपको दिखेगा ये वर्ण के रूप में, और दूसरा चूंकि ये स्वर है इसीलिए आपको दिखेगा किस रूप में? मात्रा के रूप में, क्योंकि स्वरों की मात्रा लगती है। ठीक है? वर्ण के रूप में कहां दिखेगा सर? जैसे शब्द दिखेगा आपको ऋषि, ऋषि का ये अलग से दिख रहा है अपने को। आपको शब्द दिखेगा ऋतु, आपको शब्द दिखाई पड़ेगा ऋत्विज, ऋत्विज, ऋक, ऋग्वेद, सबके सब क्या है? ऋत।
सब तत्सम शब्द हैं। वैसे ही मात्रा के रूप में आपको री दिखाई पड़ता है, और ये कैसे दिखता है सर? ऐसा, कृपा, गृह, देखियो ना ये वाली मात्रा, ये ऋषि के री की मात्रा है। मतलब ये जब मैं ऐसा लिखता हूं ना, तो इसका मतलब होता है क, और इसके साथ लगी हुई है मात्रा ऋषि के री की। जब मैं गृह लिखता हूं तो ग, और इसके साथ मात्रा लगी हुई है ऋषि के री की। ठीक है, तो कृपा, गृह, नृत्य, नृत्य, मृत्यु, सब के सब क्या है सर? तत्सम शब्द हैं। तो अगर किसी शब्द में ये दिखाई पड़े ऋषि का री, चाहे वो वर्ण के रूप में हो चाहे मात्रा के रूप में हो, वो शब्द कैसा होगा? तत्सम होगा। चौथा, यदि किसी शब्द में शा, शा या व का प्रयोग हुआ हो, यदि किसी शब्द में शा, शा या व का प्रयोग हो, तो यहां पर चांस होता है कि वो शब्द तत्सम होगा। 100% यहां नहीं होता, यहां चांस होता है कि वो शब्द क्या हो जाए? तत्सम हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे नाश, जैसे विष, जैसे शंकर। अच्छा, यहां पर अम की मात्रा किसके बदले आया है? अंगा के बदले आया है ना। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, विष, शंकर, जैसे शिव, जैसे शव, जैसे षटकोण, जैसे षड्रस, या इसी को ऐसा लिखेगा ना, षड्रस ऐसा, या षडानन ऐसा। सारे के सारे शब्द क्या है? तत्सम। वा का प्रयोग हुआ हो, जैसे वानर, वानर। ठीक है, जैसे व से और शब्द वृत्त, वराह। ठीक है, सारे के सारे शब्द क्या हैं? तत्सम है सर। अगला, पांचवा आपने लिखा कि यदि किसी शब्द में र की मात्रा लगी हो, ठीक है, हालांकि ये शब्द उचित नहीं है, ये भी बता देता हूं। कल मैंने बताया था आपको, र की मात्रा नहीं लगती, र का पदेन रूप होता है। ठीक है, र का पदेन रूप होता है, और उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो र जो है वो हमारी हिंदी में 4 तरीकों से लिखा जा सकता है। र का जो लिखने का तरीका है वो से लिख सकते हैं आप 4 तरीकों से। कैसे कैसे? पहला, र को लिखने का पहला तरीका, र को लिखने का पहला तरीका तो सामान्य वर्ण के रूप में होता है, जैसे रस्सी है कि नहीं, जैसे रज्जू। ये र लिखने का तरीका है पहला। दूसरा होता है, आपने ऐसा शब्द देखा होगा, ऐसा, देखो यहां पर भी र है, और ये असल में है क्या? यहां पर र आधा है, उच्चारण करो आपको पता चल जाएगा। र आधा है और बाद वाला वर्ण पूरा है। और र की प्रवृत्ति होती है कि वो स्वरों के विपरीत दिशा में जाकर के मात्रा लगाती है। स्वरों की प्रवृत्ति क्या होती है सर? स्वरों की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने ठीक पहले वाले व्यंजन वर्ण पे जाके मात्रा लगाती है। ये देखो, आ जाएगा, किस पे लगाएगा मात्रा? क पर। वैसे ही अगर का लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? क के साथ आ की मात्रा, तो आ स्वर है तो ये इस ओर गति करेगा और इस ओर गति करके व्यंजन पर मात्रा लगाएगा। र विपरीत दिशा में गति करता है, स्वर इधर जा रहा है, र की गति होती है विपरीत, इस ओर। इसीलिए र जब आधा है, बाद वाला व्यंजन पूरा है, तो उस स्थिति में र अपनी मात्रा लगाता है किस पर? म पर, और यहां से शब्द बनता है कर्म, ऐसा। ठीक है, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी ये लगा हुआ है, इसका उच्चारण इस व्यंजन वर्ण के पहले होगा। ठीक है, ये देखो ऐसा, कर्म, जैसे आप बोलते हैं कार्य, कार्य, धैर्य, सब में देखो र का उच्चारण इस वर्ण के पहले होगा। ठीक है, क्यों बता रहा हूं सर? ये सब शब्द शुद्धि में आएगा।
आधे लोग को आशीर्वाद लिखना नहीं आता, अब आता है एग्जाम में आशीर्वाद लिखना। ठीक है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, ये देखो, आशीर्वाद का उच्चारण करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, आशीर्वाद, र यहीं पर आ रहा है, र किस पे जाएगा, शा पे की वा पे, वा पे चला जाएगा, है ना। और ये शब्द का सही रूप है आशीर्वाद, ये क्लियर है। चलो, तो अगर किसी शब्द में ये वाली मात्रा हमको दिखाई पड़ रही है तो समझ जाना वो शब्द क्या है, तत्सम है। ओके, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका और कैसे लिखते हैं सर, आप मात्रा देखो, का और कैसे लिखा, सॉरी र कैसे लिखा जाता है। आपने ऐसा शब्द देखा होगा जैसे राष्ट्र, ऐसा देखो, ये वाली मात्रा देखो ना आप, हाँ, ये भी र की ही मात्रा है लेकिन स्थिति अलग है। कैसे, देखो, राष्ट्र उच्चारण आप करेंगे तो ट आधा है और र पूरा है, ऐसा है, ट आधा है और र पूरा है, उच्चारण करो, राष्ट्र, ट आधा र पूरा, मतलब ट जाएगा और मात्रा लगाएगा किस पर, र पर, र पर मात्रा लगाएगा, ट, हाउ भी बोल रहे हो यार, ट जाएगा र पे मात्रा नहीं, मात्रा तो र ही लगाएगा, मतलब मात्रा तो र ही लगाएगा सर, लेकिन ट के संयोजन से लगाएगा। अब समझना, इसको तो थोड़ा सा समझना होगा। आपने ऐसा शब्द देखा होगा क्रम, देखो, ये वाली मात्रा भी र की ही मात्रा है और ये सेम है। क्रम का उच्चारण होता है आधा क मिला र मिला म, ऐसा है। ठीक, अब यहां पर इस कंडीशन को देखो और इस कंडीशन को देखो, दोनों एक ही तो हैं, दोनों एक ही तो हैं, है कि नहीं। र पूरा है और ठीक पहले वाला व्यंजन आधा है, र पूरा है यहां भी और ठीक पहले वाला व्यंजन जो है वो आधा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है सर कि जो क होता है ना, इसमें एक खड़ी डंडी पहले से लगी होती है, लगी है ना पहले से खड़ी डंडी, इसको खड़ी पाई बोला जाता है, हिंदी की भाषा में इसको खड़ी पाई बोलते हैं। और जब र की इस प्रकार की मात्रा लगानी होती है तो वहां पर खड़ी पाई पर हम आधार बना करके र को आरोपित करते हैं, ऐसा। ठीक है, तो जितने भी वर्ण जिसमें खड़ी पाई है इसी प्रकार से र की मात्रा लगेगी। जैसे जैसे शब्द लिखा है, मान लो क, ग पर लगाना है तो ग्रह बनता है ऐसे, घ्राण शब्द लिखना है तो ये ऐसा लिखाएगा सर, ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई। ठीक है, ज पर लिखना है तो ये सर ऐसे लगेगी मात्रा, प पर लगाना है तो ये प्र बन जाता है सर। ठीक है, फ पर लगाना है तो ये ऐसे लग जाएगा, फ्रिज लिखते हो नहीं, हाँ। ठीक है, तो जितने वर्ण जिसमें खड़ी पाई पहले से है उसमें र को केवल आरोपित किया जाता है, र को आरोपित करना है बस ऐसे। लेकिन ट को देखो, इस पूरे वर्ग के वर्ण को देखो, ट, ठ, ड, ढ, कहां है सर खड़ी पाई, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ना पहले तो एक आधार बनाया जाता है और आधार बनाने के बाद फिर आरोपित करते हैं किसको, र को। ये सेम वही सिचुएशन है, जैसे मान लो आपके घर में कोई अच्छा फंक्शन होने वाला है बड़ा, है नहीं, तो आपके घर में मान लो 4 कोने हैं जिसमें पंडाल को बांधा जा सकता है, तो आपको अलग से पिल्लर लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी सर, पहले से पिल्लर मतलब बांधने के लिए जगह है, पिल्लर लगा हुआ है पहले से। लेकिन अगर नहीं है, खुला मैदान है, तो वहां पर पहले क्या लगाना पड़ेगा, पिल्लर लगाना पड़ेगा, और पिलर लगाने के बाद फिर उसमें फिर उसको बांधना पड़ेगा। सेम यही केस है, इसमें पहले से बांधने के लिए जगह है सर, इसके आरोपित होने के लिए जगह है, तो आप क्या करते हो, सीधा र को खींच देते हो। लेकिन इन वर्णों में देखो, इन वर्णों में कहीं पर कोई जगह नहीं है, तो पहले आधार बनाया जाएगा और आधार बना करके फिर आप इस र को आरोपित करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मात्राएं हैं एक ही, लेकिन दिखने में दोनों अलग अलग हैं। दिखने में दोनों अलग अलग है, इसीलिए बोला जाता है कि हमारी हिंदी में र को लिखने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, वन लाइनर फैक्ट, 4 तरीकों से र को लिखा जाता है। ठीक है,
चलो, तो अगर यहां पर मैं बात करूं कि भाई र की मात्रा लगी हो, र की मात्रा लगी हो, तो मैं किन कंडीशंस की बात कर रहा हूं? इन तीनों कंडीशन की बात कर रहा हूं, नंबर 2, 3 और 4। ये तीन ऐसे कंडीशन हैं जहां पर अगर र की मात्रा दिखाई पड़ रही है तो वो शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर आपने शब्द लिखा ना, कर्म तत्सम है सर, कार्य तत्सम है सर, धर्म तत्सम है सर, धैर्य तत्सम है सर। वैसे ही शब्द लिखा है क्रम, भ्रम, ग्रह, विग्रह, सब तत्सम है सर। शब्द लिखा है राष्ट्र, राष्ट्रीय, तत्सम है सर। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर ट्रक तत्सम है क्या, संस्कृत में है क्या? ट्रक संस्कृत में है क्या मत बोल देना आप, उसमें भी ये वाली मात्रा दिखेगी, हिंदी में लिखोगे तो ऐसे दिखेगी ना, ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, ड्रामा हो गया। सर तत्सम है क्या ये? नहीं, अंग्रेजी में इनका प्रयोग है क्योंकि इस वर्ण का प्रयोग है। ठीक है, तो क्या ये संस्कृत के शब्द हैं? नहीं है ना, वो तो देख के पता चल रहा है सर, ऐसे थोड़ी संस्कृत के शब्द होते हैं। इसीलिए तो सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बोला था कि आप ये देखना कि कौन सा शब्द संस्कृत के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, सबसे पहली चीज वही बताया था कल, जो शब्द संस्कृत के सबसे ज्यादा नजदीक होता है वही तत्सम होता है। ओके, चलो, तो ये जो 4-5 तरीके मैंने आपको बताए हैं, यहां से आप कुछ विकल्पों को काट सकते हैं। 4 में से 2 विकल्प आपके कट जाएंगे, और अगर 4 में से 2 विकल्प कट गए, है ना, अगर पूरा बन जाए तो फिर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर 2 विकल्प भी कट जाए तो क्वेश्चन को छोड़ना मत। समझ आ रही बात? उस समय ये देखना कि कौन सा जो विकल्प है वो ज्यादा नजदीक है संस्कृत के, और जो संस्कृत के ज्यादा नजदीक होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो, और एक चीज और बोलूंगा, इसके भरोसे मत बैठे रहना, तत्सम तद्भव पढ़ना घर में। ठीक है, इसके भरोसे मत बैठे रहना, नहीं सर ये तो बन जाएगा सर, आप बता दिए हो जाएगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता भाई, मैं पहले बोल रहा हूं इसकी, कि इससे आएगा क्वेश्चन, कि ऐसे चिप पूछेगा, मैं नहीं बोल सकता उसको। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि अगर आया तो छूटेगा नहीं इससे। ठीक है क्या सदमे में चले गए हो यार? हाँ, भरोसा उड़ गया क्या? क्या सर, कैसे कैसे बात करते हो, भरोसा उड़ जाता है। चलो, तो ये है तत्सम शब्दों की पहचान। अब दूसरा पैटर्न, जो एग्जाम का दूसरा पैटर्न मैंने आपको बताया था क्वेश्चन का, कि आपको तत्सम है और बोलता है कि क्या बताओ इसका तद्भव बताओ, और तद्भव देगा, बोलेगा इसका तत्सम बनाओ। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा, जितना हो सके पुराने क्वेश्चन उठा के तैयार करो, जितना हो सके पुराने क्वेश्चन तैयार करो, पुराने क्वेश्चन रिपीट करेंगे यहां से। ठीक है, तत्सम तद्भव में आज भी सूर्य का पूछा जाता है सर, सूर्य का तद्भव क्या है, या सूरज जो शब्द दे देगा और बोलेगा कि इसका तत्सम क्या है, पूछता है, सरल ही पूछेगा, कठिन नहीं पूछता। ठीक है, और अगर कठिन पूछा तो मान के चलो केवल वही बना पाएंगे जिन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस इसको किया है। ठीक है, तो यहां से भी एक चीज समझ जाओ, तत्सम तद्भव केवल और केवल एग्जाम के एक दिन पहले खाना पूर्ति करने की चीज नहीं है। समझ रहे हो बात? उसको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, 10-10 करके पढ़ो, एक महीने में सफा चट, 300 ज्यादा थोड़ी होगा, 300 ज्यादा थोड़ी होगा। हाँ, पर डे 10 ठो पढ़ो, 10 ठो पढ़ो, 10 आगे बढ़ो, पीछे 10 को रिवीजन करते चलो। अगले अगले दिन जाओ 20 को रिवीजन करो, अगले दिन जाओ 30 को रिवीजन करो, 30-30 का वो बनाओ, फिर बंडल बनाओ कि आगे बढ़ रहे हो, फिर पिछले जो एकदम पुराने 10 है उनको छोड़ दो, वो 3-4 बार रिवीजन हो चुके हैं। ठीक है, अगले 30 को कॉन्सेंट्रेट करो, अगला 30, अगला 30, अगला 30, ऐसा करके एक महीने में खत्म है। और 10 ठो शब्द पढ़ने में कितना टाइम लगेगा यार? 10 शब्द पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? बमुश्किल 5 मिनट। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने।
5 मिनट थोड़ी, अरे यार आधा मिनट थोड़ी लगेगा एक तो शब्द पढ़ने में, एक आधा मिनट लग जाता है क्या? हिज्जा कर करके पढ़ते हो क्या? हाँ, हिज्जा करने वाले बच्चे भी जल्दी पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूं 5 मिनट, 10 मिनट में आप 10 शब्दों को एकदम अच्छे से तैयार कर सकते हो, तत्सम से तद्भव और तद्भव से तत्सम, ठीक है? और दिमाग में सोने के पहले करना, दिमाग में चलते रहेगा शब्द, वो याद हो जाएगा, फिर विकल्प देके स्कीमा बनता है ना उसका, वो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? चल, तो ये तत्सम तद्भव को ऐसे तैयार कर लेना, इसको मैं क्लास में लास्ट में एक आध दिन आप लोगों का जब मैराथन का अगर मेरा प्लान बनेगा ना तो उसमें क्वेश्चन, ठीक है? अगला हेडिंग डालो देशज शब्द। अगला हेडिंग देशज शब्द। देशज शब्दों के बारे में आपने क्या पढ़ा कि देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा या बोली से निकल करके शामिल हो जाते हैं मुख्य भाषा में, ठीक है? यानी अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्षेत्रीय भाषा या बोली से निकल करके हिंदी में शामिल हुए हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में संशय की स्थिति होती है या इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। पढ़े थे ये सारी चीजें। अब सवाल का पैटर्न यहां पे ये है कि आपको 4 विकल्प देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा शब्द देशज है या कौन सा शब्द देशज नहीं है। और देशज शब्दों को पहचानना मेरे हिसाब से बहुत कठिन नहीं है, ठीक है? क्योंकि देशज शब्दों में एक तो क्षेत्रीयता होती है, तो क्षेत्रीयता होने के कारण इनको पहचानना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है? अब ये जो देशज शब्द है इनकी पहचान क्या है सर? पहला यदि किसी शब्द में टा, था, डा, ढा, ड़ा, ढ़ा का प्रयोग हुआ हो तो अधिकांशतः वो शब्द देशज होता है, ठीक है? यानी अगर किसी शब्द में टा, ठा, ड, ढ, ड़ा, ढा इन 6 वर्णों का प्रयोग हुआ हो तो वो शब्द अधिकांशतः देशज होगा। हर बार हो जरूरी नहीं है, हर बार हो जरूरी नहीं है, क्योंकि देशज शब्द अंततः देखा जाए तो हिंदी के ही तो प्रभाग हैं, हिंदी के ही तो हिस्से हैं ना। जैसे छत्तीसगढ़ी भी तो आर्य भाषा है, तो सर इसमें भी तो वही ध्वनियां हैं जो कि हिंदी में है या संस्कृत में है कि नहीं? बंगाली में देखोगे तो बंगाली में भी तो वही ध्वनियां हैं सर जो आपकी हिंदी में है, जो आपके संस्कृत में है, क्योंकि वो भी आर्य भाषा है। गुजराती में भी वही भाषा है, वही सारे शब्द हैं, वही सारी ध्वनियां हैं जो कि हिंदी संस्कृत में है, वो भी आर्य भाषा है। तो जितने आर्य भाषाएं हैं हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, इन सब में ध्वनि साम्य की स्थिति है, ध्वनियां लगभग सब में समान है, ठीक है? और इसीलिए आपको कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द संस्कृत में भी इन्हीं वर्णों से प्रारंभ हो जाते हैं या इन वर्णों का प्रयोग वहां पर होता है। लेकिन हां यह है कि संस्कृत में इन वर्णों का प्रयोग बहुत कम होता था। इसका कारण है कि संस्कृत में खड़ी पाई वाले चिन्हों का ज्यादा प्रयोग होता है। खड़ी पाई कहने का मतलब अभी आपको बताया ना, क ये खड़ी पाई, ख ये खड़ी पाई, ग ये खड़ी पाई, इनका प्रयोग ज्यादा होता था। इनका शीर्ष देखो, इनका शीर्ष कैसा है? वर्तुलाकार है, गोलाई लिए हुए है। और शीर्ष वर्तुलाकार वर्णों का प्रयोग हिंदी में खड़ी पाई वाले वर्णों की तुलना में कम किया जाता था, ठीक है? इसीलिए अगर किसी शब्द में ये दिखाई पड़ते हैं तो संभावना होती है कि वो शब्द संस्कृत से नहीं आया है, संभावना होती है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि वहां भी शब्द मिलेंगे, ठीक है? जैसे करपट, टा दिखाई पड़ा ना, करपट टा दिखाई पड़ा सर हमको। जैसे डमरू, डमरू संस्कृत का शब्द है सर, डमरू हिंदी का शब्द नहीं है, या डमरू किसी क्षेत्रीय भाषा का शब्द नहीं है, डमरू संस्कृत का शब्द है, ठीक है? वो तो सुने होंगे ना आप लोग, वो तांडव स्रोत सुने हो ना, तांडव स्रोत सुने होगे, तो उसमें आता है डमरवयम, आता है ना शब्द, यण की संधि है, डमरूधन अयम, ठीक है? डमट 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 डमन निनाद व डमरवयम, आता है ना शब्द। तो डमरू की नाद,
डम डम डम, देखो आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर भी ये सारे के सारे शब्द संस्कृत के हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पे प्रयोग होता ही नहीं था सर। प्रयोग अभी थोड़ी देर पहले कल आपने पढ़ा है रूढ़ और गूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द पढ़े हो ना, संस्कृत का शब्द है। गूढ़ शब्द संस्कृत का शब्द है। लेकिन यह है कि बाकी वर्णों की तुलना में इनका प्रयोग थोड़ा सा सीमित है। इसीलिए संभावना होती है कि अगर कोई शब्द जिसमें इनका प्रयोग हो रहा हो वो देशज शब्द हो सकता है, ठीक है। लेकिन चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक। चलो, यदि किसी शब्द में इनमें से किसी वर्ण का प्रयोग हो रहा हो तो संभावना है कि वो शब्द क्या होगा, देशज होगा। जैसे सर, जैसे जैसे टा लगा हुआ है, शब्द टा से शब्द, टा कहीं पर भी हो, शुरू में हो, बीच में हो, अंत में हो। देखना आप लोग अभी आधे शब्द गलत बताओगे। चलो, टमाटर स्पेनिश भाषा का शब्द है। लोटा, लोटा बहुत बढ़िया, लोटा देशज शब्द है। और नहीं, टा वाले बताओ ना। ढक्कन ठीक है, ढक्कन भी देशज शब्द है। हाँ, और टा वाले और शब्द कहीं पर भी, मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं पर भी हो, घटिया ठीक है। और ठीक है, हाँ। और टखना ठीक है। और खटमल ठीक है। हाँ, कटहल, कटहल ठीक है। हाँ, घुटना ठीक है। टोपी, टोपी विदेशज शब्द है भाई, पुर्तगाली भाषा का है। हाँ, मटका ठीक है। और देखो, पढ़ के लग रहा है कि ये संस्कृत से नहीं आया है। फाटक ठीक है, ठीक है। फाटक देशज शब्द है ना, फाटक से हमारे यहाँ फिर फाटा बना है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना। हाँ, फैका बोल देते हैं फिर जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन लइका, जैसे तैसन तैसन फैका, और जैसन जैसन दाई बाबू तैसन तैसन लइका, है नहीं हाँ, ठीक है। और ठा वाले शब्द बताओ। जितने शब्द आप लोग अभी बताए हो ना, सब देशज हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे उन्होंने कहा टोपी, टोपी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। टमाटर, टमाटर उसका शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है। टकसाल शब्द तद्भव शब्द है भाई, टंकशाला से टकसाल बना है। टंकशाला संस्कृत का शब्द है ना। देखो, इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान सीधी सी यही होगी ना, समझो इसको। देशज शब्द उनको ही कहा जाएगा ना जो ना तो संस्कृत से आए हैं, जो ना किसी विदेशी भाषा से आए हैं, वही देशज शब्द है कि नहीं। जो संस्कृत से नहीं आए, जो विदेशी भाषा से नहीं आए, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, देशज कहा जाएगा। सीधी सी बात है, उनका कोई ना कोई सोर्स तो होगा। और हमारे यहाँ शब्दों के आने के 4 ही तरीके हैं, या तो संस्कृत से आए 2 रूपों में, तत्सम के रूप में आए या तद्भव के रूप में आए। तीसरा विदेश, आपने तीनों रास्ते ब्लॉक कर दिए, फिर भी शब्द है, मतलब उसी वहीं पर उत्पन्न होने वाली किसी भाषा से निकल करके वो हिंदी में आई है कि नहीं। हाँ, जैसे लोटा शब्द है, लोटा शब्द के लिए संस्कृत में शब्द ही नहीं है। खिड़की, खिड़की के लिए संस्कृत में शब्द वातायन है। अब सोचो, वातायन शब्द बदल करके कितना भी बदल ले, खिड़की बन जाएगा क्या? नहीं बदल सकता ना, नहीं बदल सकता। टंकशाला को आप टकसाल बना सकते हो, घोटक को घोड़ा बना सकते हो, है कि नहीं। करपट को कपड़ा बना सकते हो, क्षीर को खीर बना सकते हो, बना सकते हो। दिख रहा है सर बदला हुआ रूप, है कि नहीं। लेकिन वातायन बदल करके खिड़की बन जाए, संभव है? नहीं सर, ये तो एकदम अलग शब्द है। तो देखो, विदेशज में है क्या सोर्स? नहीं है सर, किसी दूसरी भाषा में भी नहीं है। तो ये मान लिया जाएगा कि ये शब्द हमारे ही देश में, हमारे ही क्षेत्र में बोली जा रही किसी भाषा या बोली से निकल करके हिंदी में शामिल हो गई है, ठीक है। जैसे रसगुल्ला शब्द है, रसगुल्ला शब्द। अब रसगुल्ला शब्द के लिए संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं है, विदेशज कोई शब्द ही नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ ही किसी भाषा या बोली से ये निकली है और निकल करके हिंदी में शामिल हो गया शब्द। अब हमको इसका सोर्स पता है क्योंकि वहीं बस फेमस है और कहीं फेमस नहीं है ये, है कि नहीं।
हाँ, जहां भी रसगुल्ला नाम आता है सीधे सीधे दिमाग जाता है, हाँ ये रसगुल्ला नहीं है भैया, रोसोगुल्ला है, ये बंगाल से आया है कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ, तो ये इनकी पहचान है। तो अगर ये दिखाई पड़े, जैसे ठा दिखाई पड़े, ठा से ठठेरा देशज शब्द है, ठिकाना देशज शब्द है, ठौर देशज शब्द है, ठीहा देशज शब्द है, ठीक है। ड में जाओगे, डमडम, पगडंडी, है कि नहीं? डमडम, पगडंडी, ये सारे शब्द क्या हैं? देशज हैं। ढ का प्रयोग हो, जैसे ढक्कन, और दूसरा शब्द बताओ ढ से। ढोलक, बहुत बढ़िया। हाँ, और ढाल, ठीक है। देखो सब सब देशज शब्द है ना, हाँ सब देशज शब्द है, आप बोलते जाओ बस। ढ का और प्रयोग, ढक, ढक के 3 पात है ना, ढाक देशज शब्द है। और ड़ में आ जाओ, ड़ आपको संस्कृत में भी मिलेगा, ठीक है। ड़ का प्रयोग, इसका इन दोनों का प्रयोग संस्कृत में भी मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। हाँ, ड़ जैसे खड़ाऊ, ठीक है। और सड़क, ठीक है। और गड़बड़, हड़बड़, गड़बड़ी, है नहीं? सारे के सारे शब्द क्या हैं? सब देशज शब्द हैं सर, है कि नहीं? हाँ, ढ़ का प्रयोग, लड़का लड़की देशज शब्द हैं सर, ठीक है। हाँ, क्या चीज? डंकिनी, कैसे बोले? तो इसमें ये है कि वो है, ये है ना? अरे यार, अच्छा दोनों में अंतर क्या होता है? तीनों में, चलो ये और ये, चलो बताओ तीनों में अंतर है? अरे यार, बच्चे लोग को पढ़ाने जाना है ना, है? और पूछ देगा कोई, गुरुजी तीनों तो एक एक कस दिखा थे, बता, इसे भुला गया मैं यार, कई जन के है इसे। और सरकारी स्कूल में बच्चे बड़े तूफानी होते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं बताओगे ना तो एक से एक स्लोगन निकालेंगे, नाम रखेंगे, फिर बता रहा हूँ ठीक है। हाँ चलो, तीनों में अंतर है, तीनों में अंतर है ना? क्या अंतर है सर? ये मूर्धन्य वर्ण है ड, ये कंठ नासिक्य है, कंठ नासिक्य अंग, ये ड़ा उत्क्षिप्त है, जीभ मोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तीनों में अंतर है। घर जाके रिवीजन नहीं हो रहा है? कब किए थे पिछली बार रिवीजन? नहीं किए थे ना? अरे लिखने से थोड़ी याद होगा यार, नोट्स कितना भी सुंदर बना लो भाई, पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या मतलब सजावटी वस्तु बना के रखने का, है कि नहीं? सजावटी वस्तु मत बनाओ, इतना बनाओ कि वो समझ में आ जाए, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हाँ ये चीजें पढ़ाया गया क्लास में, ठीक है। चलो, ढ़ का प्रयोग, कढ़ी, दाढ़ी नहीं है, लेकिन दाढ़ी दंष्ट्रिका शब्द से आया है, संस्कृत का शब्द है दंष्ट्रिका, वहां, ठीक है। हाँ, और खिचड़ी, बहुत बढ़िया, ड़ा है वहां, ये ड़ा है, ठीक है। और ढ़ का प्रयोग और बहुत कम मिलेगा, क्योंकि संस्कृत में ही कम है ना सर, संस्कृत में ही कम है तो हिंदी में भी तो कम ही मिलेगा, सीधी सी बात है। कड़ाही, कड़ाही कढ़ाई दोनों, ठीक है, दोनों कड़ाही और कढ़ाई दोनों शब्द होते हैं ना, क्या अंतर होता है? समुच्चारित भिन्नार्थक, क्या अंतर होता है सर? कड़ाही, कड़ाही किसको बोलते हैं? बर्तन है, खाना बनाते हैं जिसमें, है नहीं? और कढ़ाई, हाँ चिकनकारी जो करते हैं ना, हाँ डिजाइन बनाते हैं जो, उसको बोला जाता है कढ़ाई। तो अगर किसी शब्द में ये आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो शब्द अधिकांशतः क्या होगा? देशज होगा। अगला, दूसरी पहचान, पुनरुक्ति से बने शब्द, पुनरुक्ति से बने शब्द देशज होते हैं, ठीक है। अब पुनरुक्ति का मतलब रिपीटेशन,
अगर कोई ऐसा शब्द है जो एक ही शब्द के रिपीटेशन से बन रहा है तो वो शब्द क्या होगा, देशज होगा। जैसे जैसे हड़बड़ाना, फुसफुसाना, मिमियाना, हिनहिनाना, है कि नहीं? ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, पुनरुक्ति से बनने वाले शब्द हैं। और अगर कोई भी शब्द रिपीटेशन से बनता हुआ दिख रहा है मतलब समझ जाना वो क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, यहीं पे आप ये भी बोल सकते हो पुनरुक्ति से बने शब्द, और पुनरुक्ति से बने शब्दों में अधिकांशतः जो है ना अनुकरण वाचक क्रियाओं को रखा जाता है। अनुकरण वाचक अधिकांशतः जो क्रियाएं हैं, है ना, वो पुनरुक्ति से ही बनती हैं। जैसे मिमियाना, अरे अनुकरण मतलब पीछे पीछे रिपीट करना, यही तो होता है ना। पढ़ना तो है आगे जाके हाँ पढ़ना है ना। हाँ, कौन है उसका प्रणेता सिद्धांत का, स्किनर। अरे यार, स्किनर बोला था ना, अनुकरण से सीखते हैं बच्चे, हाँ वही तो है। ठीक है, हाँ, तो अनुकरण वाचक क्रियाएं मतलब रिपीटेशन से बनने वाली क्रियाओं को रखा जाता है किसमें, देशज शब्दों के अंतर्गत। जैसे सर, जैसे बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, भड़बड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना, गुदगुदाना, फुसफुसाना, है कि नहीं? सारे के सारे शब्द क्या हैं, अनुकरण वाचक क्रियाएं हैं, और ये सब के सब देशज शब्द हैं। इसके अलावा रिपीटेशन से बनने वाले शब्द हैं, पुनरुक्ति से, डम डम, है नहीं, हाँ, बम बम, ऐसे शब्द, ये सारे शब्द क्या हैं, देशज हैं। खटखट, खटपट, खटपट शब्द, है कि नहीं? हाँ, ये सारे शब्द क्या हैं, देशज। तीसरा, हाँ 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 देशज। अगला, तीसरा, अगर किसी शब्द में स्वर अलग से अंत में लगा हो, अगर किसी शब्द में स्वर अलग से अंत में लगा हो तो वो शब्द क्या होता है, देशज। ठीक है, अधिकांशतः ऐसा होता है कि अगर स्वर अलग से लगाया गया है तो वो शब्द क्या हो जाता है, देशज। जैसे सर, जैसे शब्द आप देखना, तेंदुआ, तेंदुआ, ठीक है, कौवा, ध्यान रखना कौवा तद्भव शब्द नहीं है, नहीं तो कई लोग बोलते काक शब्द से आया है, नहीं, काक से नहीं आया, काक से काग आया है। काक से क्या बना है, काग, जैसे कंकण से कंगन बना है ना, वैसे ही काक से काग बना है, कौवा नहीं बना है, कौवा देशज शब्द है। ठीक है, हाँ, तो ये देशज शब्द है सर। और क्या पहचान हो सकती है देशज शब्दों की, लिख लो, इनमें क्षेत्रीयता का बोध होता है। क्षेत्रीयता का बोध होता है। ठीक है, कैसे क्षेत्रीयता का बोध होगा सर, जैसे जैसे मान लो शब्द दिया है इडली, अब बोले कहां से आया है, तो बोले सर दक्षिण भारत की किसी भाषाओं से आया होगा, है कि नहीं? तेलुगु भाषा का शब्द है, तेलुगु भाषा का शब्द है इडली, सांभर, डोसा, है कि नहीं? हाँ, कौन सी भाषा का शब्द है, दक्षिण भारत की भाषाओं का। ठीक है, वैसे ही आपको पूछे पगड़ी कौन सी भाषा से आया होगा, गुजरात में पगड़ी पहनते हैं, अरे भैया पंजाब से शब्द आया है पगड़ी। ठीक है, पंजाब से शब्द आया है पगड़ी। कड़ा, कड़ा पंजाब से आया है सर, पंजाब से आने वाला शब्द है। ठीक है, गरबा, घूमर, घूमर गुजरात बोल रहे हैं राजस्थान से आया है शब्द, है कि नहीं? हाँ, ठीक है, कथक शब्द कहां से आया है, उत्तर प्रदेश से आया है सर। ठीक है, आप पहचान गए। बिहू कहां से आया होगा, असम से आया है सर, असमिया भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आप इन शब्दों से क्षेत्रीय भाषाओं को जान सकते हो।
या यूं बोला जाए कि आप क्षेत्रीयता का बोध कर सकते हैं इन भाषाओं के, इन शब्दों के माध्यम से। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द विशिष्ट रूप से मिलेंगे जो कि क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना शब्द रसगुल्ला। ठीक है, अब रसगुल्ला सुनते ही दिमाग में आता है यार पश्चिम बंगाल से आया है। ठीक है, क्योंकि आपने उस शब्द को उसी रूप में सुना है हमेशा से। ठीक है, तो ये क्षेत्रीयता का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, अब इसको भी क्या करना है सर, इसको भी सबसे पहले तो पुराने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। देशज शब्दों को, देशज शब्दों को अगर किसी के पास घटना चक्र होगा तो घटना चक्र से पढ़ना बहुत अच्छे से दिया है उसमें। ठीक है, घटना चक्र में बहुत सारे क्वेश्चन है और घटना चक्र में ना एकदम मस्त क्वेश्चन दिया है, नीचे एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में और अतिरिक्त शब्द आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ना, लेकिन ये मत सोचना कि सर पूरी किताब ही खरीद लें क्या। ठीक है, खरीद लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लग रहा होगा कि सर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ाते जा रहे हो तो खरीदने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर उन्हीं पेजेस को आप जेरोक्स करवा लेना, ये तो हो सकता है। वो भी नहीं कर सकते तो टेलीग्राम में सर्च मारना, फ्री में सारी किताबें उपलब्ध है। समझ रहे हो बात अब आगे, है नहीं? हाँ, चलो, तो ये देशज शब्द। अब आते हैं विदेशज शब्दों में। विदेशज शब्दों की एक खासियत यह है कि विदेशज शब्द संस्कृत के शब्द नहीं होते और ना ही किसी क्षेत्रीय भाषा में उत्पन्न होने वाले शब्द होते हैं। अब हमारी हिंदी में शब्द तो इतने सारे आए हुए हैं सर विदेशज शब्द के रूप में कि इनको पहचानना थोड़ा सा जटिल काम होता है। और मजे की बात यह है कि सीजी व्यापम भी मजा लेने में कमी नहीं करता। वो क्वेश्चन क्या करता है, फलाना शब्द किस भाषा का है, यही पैटर्न मिलता है। हाँ, वो सरल नहीं पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि ये शब्द देशज है कि विदेशज है और मस्त दे दिया रहे शब्द इंजीनियर शब्द देशज है कि विदेशज है, नहीं पूछेगा। वो पूछेगा इंजीनियर शब्द किस भाषा से आया है। ठीक है, अब ऐसे शब्दों को पहचानना जरूरी है सर कि कौन सी भाषा के शब्द कैसे याद किया जाए इसको। तो देखो, ये आप सबसे पहले ये समझो कि विदेशज शब्द जो है ना, ये हमारे यहां संस्कृत से आने वाले शब्द नहीं है। यानी जो हमारी परंपरा चली आ रही है कि भाई संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर हिंदी, इस श्रृंखला से आने वाला शब्द नहीं है ये। विदेशज शब्द यहां से नहीं आया है और न ही ये किसी देशज भाषा से निकल करके हमारी हिंदी में शामिल हुआ है, नहीं। ये हमारी भाषा में शामिल हुए हैं किसके माध्यम से, सांस्कृतिक संक्रमण के माध्यम से। जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो उस संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व जो है वो हमारी संस्कृति में शामिल हो जाते हैं। पढ़ा है आपने इसको तो। ठीक है, और इसके अंतर्गत भाषाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं और भाषाओं में भी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं शब्द। क्योंकि भाषा प्रयोग करो लेकिन अपने मित्र से बात करते समय आप वाक्य हिंदी का बनाओगे, भले शब्द अंग्रेजी के रहेंगे, है कि नहीं? हाँ, आप ये नहीं बोलोगे कि यार मैं व्यस्त हूं, आप भले बोल दो यार बिजी चल रहा हूं भाई। अब आपने बिजी शब्द का प्रयोग किया, आप ये नहीं बोलोगे भाई परेशान मत कर, अरे इरिटेट मत कर, आप ये बोलोगे। आपने शब्द वही प्रयोग किया लेकिन वाक्य अभी भी हिंदी का ही है कि नहीं? तो भाषा जो है, दूसरी भाषा से आपके यहां शब्द आए हैं, व्याकरण पूरे का पूरा उठ करके आपके यहां कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। आप अंग्रेजी के व्याकरण का प्रयोग करते हो क्या? नहीं करते ना प्रयोग। अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है, होता है ना, ये सिंटेक्स होता है वाक्य का। सब्जेक्ट पहले, कर्ता, क्रिया, फिर कर्म। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। हमारे यहां इसको अगर वैसे का वैसा अनुवाद करोगे तो क्या होगा, राम है खेल रहा क्रिकेट। ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम कैसे बोलते हैं, राम क्रिकेट खेल रहा है, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ये हमारे यहाँ के वाक्य का सिंटेक्स होता है, संरचना होती है वाक्य की। तो हम नियमों को कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम केवल रिप्लेस करते हैं किनको, शब्दों को रिप्लेस करते हैं हम। ठीक है,
और ये शब्द जो है ये कहां से आए हैं? दूसरी संस्कृति से हमारे यहां आए हुए शब्द हैं, विदेशी संस्कृति से हमारी भाषा में आए हुए शब्द हैं। अब इनको पहचाना कैसे जाए सर? तो देखो, इनको पहचानने का एक तरीका तो ये है कि आप वो भाषा सीख जाओ, ठीक है। और मेरे हिसाब से टीचर भर्ती के लिए आप इतनी मेहनत तो नहीं करोगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि टीचर भर्ती एक एग्जाम है, इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर आपको ये बोला जाए कि 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है कि भाई फलाना शब्द किस भाषा का है, तो इसको जानने के लिए आपको वो फ्रेंच भी सीखना पड़ेगा, अरबी भी सीखनी पड़ेगी, आपको फारसी भी सीखना पड़ेगा। तो सर वो तो नहीं करोगे ना, कि करोगे? एक क्वेश्चन के लिए इतना मगजमारी कौन करेगा सर? नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो क्या किया जाए? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो लिखे जाते हैं, है ना, जो अभी तक आए हैं और जो ऐसे प्रश्न है जो संभावित हैं, उन शब्दों को याद कर लें। अब याद करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। याद करने का एक तरीका यह होता है, किताब पकड़ो और झूल झूल के जैसे याद करते हो वैसे याद कर लो, या चल चल के जैसे याद करते हो वैसे याद कर लो, ठीक है। या दूसरा तरीका है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इमेज के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहानियां याद होती है सबको? कहानियां याद होती है ना? कहानियां बना सकते हैं सब? कहानी बना सकते हो ना? हाँ, या कल देखूंगा क्रिएटिविटी, कौन कितना क्रिएटिव है, ठीक है। फिर ये बताऊंगा कि कौन अच्छा शिक्षक बनेगा, ठीक है। हाँ, कौन अच्छा शिक्षक बनेगा कल निर्णय होगा, पहली परीक्षा आपकी होगी, ठीक है। सामने में बैठे रहते 3 सपड़ावे पहली ठीक है। हाँ, तो कल पिक्टोग्राफी के माध्यम से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इमेज के माध्यम से विदेशज शब्द कैसे याद किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए मैं बोलूंगा विनय कुमार पाठक की किताब को बिल्कुल प्रेफर मत करना, ठीक है। विनय कुमार पाठक से मत पढ़ना इसको। क्यों मत पढ़ना? क्योंकि एक ही शब्द 2-2, 3-3 भाषाओं में दिया है और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फलाना शब्द किस भाषा का है, तो आप दिमाग चकरा जाएगा, इसका है कि इसका है कि इसका है, ठीक है। तो इसीलिए विनय कुमार पाठक को थोड़ा सा अवॉइड करना है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। 2 सेक्शन है जिसके लिए मैं बोलूंगा विनय कुमार पाठक मत पढ़ना, एक तो ये और एक समास, ठीक है। 2 जगह ऐसे हैं जहां पे आपको ये किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो जितना मैं आपको क्लास में करा दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट है, भरोसा रखना, उसी में से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चल, तो कल हम लोग इसको देखेंगे विदेशज शब्दों को। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या रहेगा? देखो, अब होमवर्क दे रहा हूं तो मैं बीच बीच में पूछता भी रहूंगा ना, मैं पहले बता रहा हूं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क तो रहेगा देश इसके तत्सम शब्दों की पहचान करना, ठीक है। ये वाला, ये तत्सम तद्भव, फलाना शब्द का तत्सम क्या है, फलाना शब्द का तद्भव क्या है, तत्सम शब्दों की पहचान क्या है, ये मैं आपसे पूछता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। हाँ, आप कोई भी किताब उठाओ, सबसे पहले पुराने को यहां से तैयार कर लेना, मेरी राय ये है, ठीक है। इसके बाद एक होमवर्क और, देशज शब्दों को थोड़ा सा किताब से उठा लेना, पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। लिखा वही है, मेरे कहने का मतलब है यहां शब्दों को पढ़ लेना थोड़ा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि शब्द होते कैसे हैं, इसके दिखते कैसे हैं देशज शब्द, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। होते वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन उदाहरण आप देखोगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, तो कल हम लोग चालू करेंगे विदेशज शब्द। कोई डाउट? नहीं, अभी तो खेल चल रहा है सर, ठीक है। आगे जा करके आपको संज्ञा सर्वनाम ये सब पढ़ना है, ठीक है।